रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी हो गया है ओपन. जी Assalamu ठीक. alaikum and a very warm welcome to all of you on the behalf of Nurturing Community Pharmacy in Pakistan and Summer Internship Program Batch 19. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's insightful webinar on optimizing patient education on medical devices and drug delivery systems. So, we are deeply honored to have with us Dr. Umair Hassan, a junior scientist at the Drug Testing Lab, Punjab Agriculture, Food and Drug Authority, Home Department, Government of Punjab. Dr. Umair, we are truly honored to have you with us today, and your presence adds immense value to this session. And we are excited to gain insights from your experience and expertise in drug regulation and patient education as well. Thank you for taking out the time to join us. We warmly welcome you to this webinar. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच मैडम. एक्चुअली सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि मैं पिछले दिनों जो आपने मुझे टाइम दिया था मैं उस पर नहीं कंडक्ट कर सका अपने सेशन को ड्यू टू सम अनफोर्सीन कंडीशंस. तो मैं कोशिश करूंगा आज इंशाल्लाह इसको जितना मैक्सिमम अच्छे तरीके से मैं बता सकूं बच्चों को. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस की काउंसलिंग. अब ये वो टॉपिक है जिसको ना एज ए फार्मासिस्ट बच्चे जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं कि ये मेडिकल डिवाइसेस तो पेशेंट्स को यूज करना आती ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली काउंसलिंग है क्या. हर डेफिनेशन को याद करने के दो स्टेप्स होते हैं. एक होता है कि आप रटा लगा लें और एक ये होता है कि आप उसमें से कुछ की वर्ड्स याद कर लें और उनको फिर अपने हिसाब से जो है वो लिख दें. काउंसलिंग हमेशा एक कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है. उसमें ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी और आप वहीं पे उसको क्लोज कर देंगे. वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है. कम्युनिकेशन आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने चेक भी करनी है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कि वो समझ भी आई है या नहीं आई है. तो आप जो भी काउंसलिंग करें, चाहे वो मेडिसिन की करें चाहे वो डिवाइसेस की करें, तो हमेशा इस चीज़ का यकीन कर लें कि जो पेशेंट को आपने बात बताई है वो उसको समझ भी आई है या नहीं आई है. तो उन्हें फिर काइंडली आप रिपीट कर दें को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या दवा को किस तरह से यूज करना है आपने या किस टाइम पे यूज करना है. तो आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को आपकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन समझ आई है या नहीं आई है. तो काउंसलिंग इज बेसिकली कम्युनिकेशन अबाउट ईदर इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन. इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है किसी किस्म की जो आप जनरल पब्लिक को भी दे सकते हैं, या इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं जो आप पेशेंट्स को दे सकते हैं. किस बारे में? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, टू अचीव द थेराप्यूटिक गोल्स. जब आप थेराप्यूटिक गोल्स अचीव कर लेंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड नहीं रहेगा या उसको जो भी डिजीज थी वो क्योर हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है वो बर्डन कम हो जाएगा. तो काउंसलिंग को अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज अ कम्युनिकेशन about information or instruction to the patients or public about lifestyle modification, medicines, devices for achievement of therapeutic goals to reduce for the reduction of health burden. सबसे पहले देखें तो एयर ड्रॉप्स हैं, यानी कि हम बेसिक से जो है वो एडवांस की तरफ जाएंगे. जो सबसे कॉमन एयर ड्रॉप्स की काउंसलिंग टिप्स हैं उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. ये कुछ इसमें से बेसिक है, वो सब में ही इन्वॉल्व होंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वॉश योर हैंड्स थॉरोली विद सोप एंड वाटर. देन जेंटली क्लीन योर एयर विद डैम्प फेस क्लॉथ. आप टिश्यू के साथ भी कर सकते हैं, आप कॉटन के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ उसको जो है वॉश करने के बाद आपने साफ कर लेना है, ड्राई कर लेना है. उसके बाद जो आपका 80 to 90% एयर ड्रॉप्स हैं उनको आप फ्रिज में ही स्टोर कर रहे थे नॉर्मली बिलो 20 डिग्री या बिलो 25. तो पाकिस्तान की अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37+ ही होता है. तो कोशिश करें कि जब भी कोई ड्रग जो है किसी भी इंटरनल बॉडी कैविटी में आपको इंस्टिल करनी है, चाहे वो ईयर है, चाहे वो आई है, चाहे वो माउथ है, चाहे वो नोज है, उसका टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए. तो उसको सेम करने के लिए आप कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए उसी ड्रॉपर को या उसी मेडिसिन के कंटेनर को अपने हाथ में होल्ड कर लें. उससे क्या होगा कि आपको पता है कि हीट ट्रांसफर होगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस मेडिसिन का टेम्परेचर कम होगा, तो वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, 5 to 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें. उसके बाद आपने उसे यूज करना है. ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपकी मेडिसिन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं, इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती हैं. अगर किसी पेशेंट को मतलब वही दवा 5 दिन इस्तेमाल करनी है तो अगर वो प्रॉपर काउंसल्ड वे से इस्तेमाल कर ले तो शायद 3 दिन में भी ठीक हो सकता है. अनटिल एंड अनलेस कोई एंटीबायोटिक है जिसका ड्यूरेशन कंप्लीट करना जरूरी है. बाकी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को एलर्जी है या इस तरह की कोई चीज है. स्टेप 4 में आपने उसको इफ द ड्रॉप
आर क्लाउडी और सस्पेंशन है तो उसको आपने शेक करना है। ये आपको पता है कोई भी सिरप है जो मतलब सस्पेंशन की फॉर्म में आते हैं, जो भी आपके ओरल डोजेज फॉर्म्स हैं, कोई भी चीज़ जो सस्पेंशन की फॉर्म में होगी उसको आपने हमेशा शेक करना ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसमें जो बेसिकली ड्रग होती है वो सस्पेंड हुई होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो बिल्कुल बॉटम में रिजाइड कर रहे होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप उसे अच्छे से शेक कर लेंगे, और वो शेकिंग का जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड्स होना चाहिए। देन चेक द ड्रॉपर टिप के उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चिप नहीं होनी चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए जो कि आपके कान को, या अगर आई ड्रॉपर है तो आई को डैमेज ना कर दे। देन उसके बाद मेडिकेशन, कुछ ऐसे ड्रॉपर हैं जो इट सेल्फ जो उसकी मेडिसिन बॉटल है वही ड्रॉपर के, उसके ऊपर ड्रॉपर लगा होता है, वो ड्रॉपर के तौर पर यूज होती है, और कुछ में से आपको ड्रॉपर निकालना पड़ता है। तो जो ड्रॉपर निकालने वाली डिवाइसेज हैं, आप तो वो बिल्कुल ही पाकिस्तान में ना खरीदें। अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी बॉटल्स आती हैं उनके ऊपर ही ड्रॉपर लगा होता है। तो आपने बस ये एक इसमें जो मेजर टिप है, अगर आप किसी एडल्ट को काउंसल कर रहे हैं तो आपने उन्हें कहना है कि आपने अपने एयर का जो अपर लोब है ना उसको बैकवर्ड और अपवर्ड पुल करना है टू इंस्टिल द ड्रॉप इन योर एयर। और जिस एयर में यानी कि आप इंस्टिल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपने अपने हेड को टिल्ट भी कर लेना, जैसे आपको पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई बेबी है जो कि मतलब फॉर एग्जांपल 5 ईयर से कम का जो बच्चा है, तो क्योंकि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा होता, तो कोशिश करें उसको सोते हुए उसके कान में ड्रॉप डालें, वो उसे उल्टा लेटाएं, और उसका जो लोअर पोर्शन ऑफ एयर है उसको आपने बैकवर्ड पुल करना है, ताकि जो एयर किनाल है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाए और जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली जो है वो एयर कैनाल से गुजर के इफेक्टेड एरिया तक जा सके। देन उसके बाद जो आपका है ये जिसे आप पिन्ना बोलते हैं, जिसे आप एयर लोब भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो उसको जो है वो आप थोड़ी देर के लिए प्रेस भी कर सकते हैं ताकि जो आपकी मेडिसिन है उसके साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिक्सअप ना हो, और वो जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली जो है वो फ्लो हो सके। और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए फर्दर भी आप अपने हेड को टिल्ट रख सकते हैं ताकि मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो आपके अफेक्टेड एरिया तक चली जाए। देन उसके बाद रिप्लेस एंड टाइटन द कैप और ड्रॉपर राइट अवे, ये बेसिक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने मेडिसिन में लिखा, उसमें प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि 2 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली, तो आपने पेशेंट को बताना है कि एक ड्रॉप डालने के कम से कम 10 to 15 सेकंड्स के बाद आपने दूसरा ड्रॉप डालना है। मिनिमम 10 सेकंड का गैप होना जरूरी है ताकि प्रॉपर जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। इसी तरह 3 ड्रॉप्स हैं तो फिर उसमें भी तीनों में 10-10 सेकंड का आप गैप देंगे। देन आई ऑइंटमेंट की बात करें तो बाकी बेसिक्स हैं, वही हाथ धोना है, उसको अच्छे से अपने हाथ को साफ कर लेना आपने। उसके बाद ट्यूब जो है उसको होल्ड करना है इस तरह से कि 4 फिंगर और थंब के दरमियान में, और प्लेस इट एज नियर टू योर आईलिड्स एज पॉसिबल। अब ये इसलिए है कि जितनी भी आई ऑइंटमेंट्स या जेल्स होती हैं वो स्टेरलाइज होती हैं, तो उनकी पैकिंग कुछ इस अंदाज से की जाती है। आप में से अगर किसी ने कभी भी पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट जो पिंक कलर की होती है वो यूज की हो, या कॉर्टिस्पोरिन आई ऑइंटमेंट यूज की हो जो कि पर्पलिश कलर की होती है, तो आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो उसमें से जो है वो ऑइंटमेंट या जेल जो है वो फ्लो आउट होने लग जाती है। वो इसलिए होती है कि उसकी फिलिंग इस तरह से की जाती है कि उसे मिनिमम टाइम के लिए खोला जाए। तो उस मेडिसिन में से उस जेल या ऑइंटमेंट जो आपकी मेडिसिन है उसको डिस्कार्ड होने से बचाने के लिए आप पेशेंट को ये काउंसल करते हैं कि आपने उसको अपनी आई के एज नियर एज जाने के बाद फिर उसे ओपन करना है। देन जो आपकी बाकी की फिंगर है उसके जरिए आपने इस तरह से अपने हेड को थोड़ा सा बैकवर्ड टिल्ट कर लेना है, और लोअर आईलिड जो है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपर आईलिड उठा लेते हैं, अपर आईलिड नहीं, लोअर आईलिड को जब आप डाउनवर्ड मूव करेंगे तो एक आई में पॉकेट सी बन जाएगी, आई एक कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी में आपने ड्रग को अप्लाई करना है। तो उससे उस ड्रग की एक तो डिस्कार्ड होने के चांसेस मिनिमम होते हैं, और दूसरा उसका मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की। उसके बाद कुछ टाइम के लिए आप आई को बंद कर लें, बंद करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने हेड को फ्रंट की तरफ टिल्ट कर लें ताकि जो आपकी ड्रग है, अगर ड्रॉप है उसमें ज्यादा ये कॉशियस होता है कि जो आपकी ड्रग है वो आपकी आई के अंदर ही रहे, आपके नेजो लैक्रिमल ग्लैंड के जरिए आपके नोज में ना आए। या आपने देखा होगा आप ड्रॉप डालते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके गले में या आपके नाक में आ गई है दवाई। तो वो इसलिए कि आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल जो है वो प्रॉपर उसे एडमिनिस्टर नहीं कर रहे होते। तो ये बेसिक्स हैं जो आपने पेशेंट को बतानी है। जब आप पेशेंट को इस तरह बताएंगे ना कि सर आपने कभी आई ड्रॉप यूज किया होगा और आपको लगा होगा जैसे नाक में आ गया, तो इसका मतलब है आपको उस दवाई का असर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो पेशेंट आपकी उस बात को फॉलो भी करेगा। देन आई ड्रॉप में भी सेम वही है, उसी तरह से आपने लोअर आईलिड की पॉकेट बनानी है, उसके अंदर आपने उसको एडमिनिस्टर करना है और उसके बाद फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड टिल्ट कर लेना अपने हेड को थोड़ी देर के लिए, ताकि 2 to 3 मिनट्स के लिए, ताकि वो जितनी भी ड्रग है वो इजीली जो है वो आपके लोकलाइज्ड एरिया में जो हो जाए। और कोशिश करें उस टाइम में ब्लिंकिंग ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार ब्लिंकिंग करेंगे तो आपके जो मेडिसिन आपने अप्लाई किए, चाहे वो ऑइंटमेंट है चाहे वो आपका कोई किसी किस्म का आई ड्रॉप है, तो वो उसका फ्लो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये अपने पेशेंट को भी गाइड करना है कि आप तकरीबन सोते हुए, अगर रात के टाइम एक दफा अप्लाई करना है तो सोते हुए अप्लाई करें, ताकि उसके बाद आपकी आंखें बंद रहें, बार बार ब्लिंकिंग ना करें। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो हल्की सी आपके आई में
पंजेंट्स लग फील होती है आपको, या हल्का सा उसकी वजह से कोई आपको ऐसा फील होता है जैसे कोई चुभ रहा है आपकी आंख में, तो उस केस में भी आपने बार बार ब्लिंक नहीं करना, कुछ पीरियड के लिए उसे बेयर करने की कोशिश करनी। देन उसके बाद एट द एंड प्लेस अ फिंगर ऑन द टेयर डक्ट एंड अप्लाई जेंटली प्रेशर। अब एक ये भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपकी जो बेसिकली नोज के साथ एक छोटी सी कैविटी बनती है आई के ऊपर, यहाँ से वो बेसिकली नेजोलैक्रिमल कैनाल आती है, जो जितना भी मटेरियल है उसको आपके नोज में लेके आती है आई से। आपने देखा होगा जब आप कभी रो रहे हो तो आपको साथ में ऐसे होता है जैसे रनिंग नोज हो रहा है, तो बेसिकली आपके कुछ ना कुछ टेयर्स होते हैं जो आपके नेजोलैक्रिमल ग्लैंड के जरिए आपके नोज में एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस कैनाल को आप थोड़ी देर के लिए पुश भी कर सकते हैं। आप में से अगर किसी ने मुझे नहीं आइडिया आप लोगों ने वो रैबिट आई प्रैक्टिकल्स किए हैं या नहीं, कि अगर किसी ने किए हो तो वहां पे भी एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने जब रैबिट की आई में भी कोई ड्रग इंस्टेल करनी है तो नेजोलैक्रिमल जो कैनाल है उसको ब्लॉक करना है। तो जिस तरह वहां है इसी तरह ह्यूमंस में भी है, तो उसको ब्लॉक करना है ताकि जितनी भी ड्रग है वो मैक्सिमम आई बॉल के अराउंड ही रहे। देन वाइप एनी एक्सेस लिक्विड। अगर इन केस खुदा ना खास्ता आपने 1 ड्रॉप डालना था या 2 ड्रॉप डालने थे और आपसे गलती से थोड़ा सा ज्यादा डल गया है, तो एक्सेस लिक्विड जो होगा वो बाहर आ जाएगा। एट अ टाइम आपकी आई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 ड्रॉप्स तक जो है वो अकोमोडेट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो नॉर्मली जो मेडिसिन लिखी जाती है वो 2 ड्रॉप्स ही लिखे जाते हैं, इससे ज्यादा लिखे भी नहीं जाते। और उन 2 ड्रॉप्स के दरमियान भी कम से कम 10 to 15 सेकंड का गैप देंगे आप। और अगर कहीं गलती से आपसे 1 ड्रॉप ज्यादा डल गया है तो वाइप एनी एक्सेस लिक्विड फ्रॉम योर फेस विद अ टिश्यू। और यही जो आपने दोबारा जब रिपीट करना है उसकी, अगर फॉर एग्जांपल 2 ड्रॉप्स हैं तो दोबारा उसी तरह से ही रिपीट करेंगे। नेजल पंप्स इसके बाद आते हैं। अब नेजल जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें बेसिकली 2 मेजर डिवाइसेस हैं, एक है नेजल पंप्स और दूसरा है हमारे पास नेजल स्प्रेस। तो इन दोनों में डिफरेंस भी बेसिक्स है, मैं आपको बताता हूँ। पंप्स जो होते हैं उनमें बेसिकली आप ये लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे, उसने हाथ में पकड़ी हुई है बोतल। इसमें एक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि इसको जब आप नीचे से पुश करते हैं अपने थंब के जरिए, तो इसमें से एक यानी कि प्री मेयर्ड जो अमाउंट है ना वो स्प्रे आउट होती है, इसलिए इसको पंप कहते हैं कि ये बेसिकली बोतल ही एज ए पंप जो है वो अकर होती है। लेकिन अगर स्प्रे की बात करें तो उसमें आपको बोतल को नीचे से पुश करना पड़ता है, और उसमें जो मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस होती है वो एक्यूरेट उतनी नहीं होती जितनी के नेजल पंप में होती है। तो इसमें भी वही है कि सबसे पहले अपने अपने हैंड वॉश करने, क्योंकि नेजल कैविटी है तो हमारी नेजल कैविटी में ज्यादातर नेजल पंप्स या नेजल स्प्रेस तब यूज किए जाते हैं जब कोई ना कोई नेजल इन्फेक्शन हो या कोई रनी नोज वगैरह हो, तो उसकी वजह से हमारे नाक में काफी सारा यानी कि आपके डेब्रीज हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी अप्लाई करना है, कोई नेजल बेशक ऑइंटमेंट है, कोई नेजल क्रीम यूज कर रहे हैं, कोई नेजल पंप यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ब्लो योर नोज जेंटली बिफोर यूजिंग द स्प्रे और पंप। उसके बाद आपने बॉटल को इस तरह से अपने हैंड में होल्ड करना है जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है। देन मतलब अगर फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि वन स्प्रे इन वन नॉस्ट्रिल लेफ्ट और राइट, जिसमें उस लिखा हुआ है, तो दूसरे नॉस्ट्रिल को आप बंद कर लेंगे, पहले ब्लो आउट करेंगे जो आपकी सॉरी ब्लो आउट करने के बाद आप अपने जो ब्रीद आउट करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप जो ब्रीद इन करना है, जो रेस्पिरेशन आपने करनी है वो इनहेल जो है वो मेजरली आपने नोज से करना है। इनहेल करने से पहले आप एक नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे उंगली से, जैसे इस तरह पिक्चर में दिखाया हुआ है। दूसरी साइड पे आप अपने उस नेजल पंप को प्लेस करेंगे और पीछे से नीचे से पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो मेडिसिन आपकी नेजल कैविटी में चली जाएगी, और एट अ सेम टाइम आप कोशिश करें इसको सिंक्रोनाइज करके करें, और एट द सेम टाइम आपने इनहेल करना है। तो मैक्सिमम जो आपकी डोज है वो मैक्सिमम यानी कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स चली जाएगी, जिसकी वजह से अगर कहीं इंटरनल नेजल कैविटी में इन्फेक्शन है तो वो भी प्रॉपर ट्रीट हो सकता है, या कोई हिस्टामिन की वजह से किसी वजह से आपको एलर्जी का कोई सिम्टम आ रहा है तो वो भी इससे ट्रीट हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल दोनों नॉस्ट्रिल्स में लिखा हुआ है तो आप इसी तरह 5 to 10 सेकंड्स का गैप देने के बाद दूसरे नॉस्ट्रिल के साथ भी सिमिलरली उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाद 2 स्प्रेज लिखा होता है या 2 पंप्स यानी कि 2 इवैक्यूएशंस लिखी होती हैं, कुछ भी डिफरेंट टर्म्स लिखी होती हैं, ज्यादातर 2 स्प्रेज ही लिखी होती हैं। नेजल पंप्स पे भी स्प्रे लिख दिया जाता है, नेजल स्प्रे पे भी नेजल स्प्रे लिख दिया जाता है। इवन कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आपका जो इनहेलर्स हम आगे देखेंगे उन पे भी स्प्रे ही लिख देते हैं। तो अगर तो 2 स्प्रेज लिखा हुआ है तो पहले राइट में देन लेफ्ट में और फिर राइट में और देन लेफ्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 पहले इकट्ठी राइट में कर देंगे और फिर 2 इकट्ठी लेफ्ट में कर देंगे, तो पेशेंट को इससे अवॉइड करेंगे ताकि ड्रग प्रॉपरली एब्जॉर्ब या अपने रिक्वायर्ड जो आप उसका डिजायर्ड एक्शन का पॉइंट है वहां तक पहुंच सके। डू नॉट ब्लो योर नोज राइट आफ्टर यूजिंग द स्प्रे, ये सबसे मेन इशू है। अगर आपको लगे भी जैसे थोड़ा बहुत आपका जो इरिटेशन हो रही है तो ब्लो नहीं करना, आपने कोशिश करनी है उसको बेयर करने की, एंड एट द एंड आपने दोबारा अपने हैंड वॉश करने सोपी वाटर के साथ, और जो मेडिसिन जहाँ से आपने उसका जो स्टोरेज पॉइंट है उसको वहां पे रख देना है। सिमिलर इज विद द नेजल स्प्रे, इसमें भी जितना आप नेज को अपने नोज को ब्लो करेंगे बिफोर यूज,
देन उसके बाद उसी तरह पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल में, देन राइट नोस्ट्रिल में, अगर लेफ्ट लिखा हुआ तो लेफ्ट, अगर राइट लिखा हुआ तो राइट। कोशिश करें उस टाइम पे उसको स्क्वीज करें जिस टाइम पे आपने इनहेल करना है। सेम उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको नेजल पंप में बताया कि कोशिश करें मेडिसिन को तब डिस्पेंस करें या तब डिवाइस से इवैक्यूएट कराएं जब आपने इनहेल करना हो। सिमिलरली देन गो विद द लेफ्ट, वाइप द नोजल विद टिश्यू, क्योंकि ये बेसिकली नोजल आपको अंदर तक लेके जानी पड़ेगी नोज के, तो इसको एक दफा वाइप कर लें ताकि कोई किसी किस्म का अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई उसके ऊपर इन्फेक्शन है तो वो आपकी मेडिसिन को जो है वो डिटोरिएट ना करे। देन रिप्लेस द कैप, वॉश द हैंड्स एंड स्टोर द मेडिसिन एट देयर डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरिया। देन अब इसमें थर्ड टाइप इज द नेजल ड्रॉप, बहुत रेयरली यूज होता है। इसमें भी बाकी सारे मैकेनिज्म आपने सेम रखने हैं। इसमें कोशिश करनी है कि नेजल ड्रॉपर को जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने बिल्कुल ले डाउन होने के बाद और अपने हेड को जो है वो थोड़ा सा बैक टिल्ट कर लेना है। कोशिश करें कि कोई फ्लैट सरफेस हो ताकि इजीली उसको टिल्ट कर सकें। और हैंग योर हेड ओवर द एज, बिल्कुल एज के ऊपर जाके आप अपने हेड को थोड़ा सा हैंग कर लें जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और अप्लाई इसमें भी उसी तरह करना है। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में करना है तो पहले लेफ्ट में देन राइट में। रिमेन इन दैट पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स, बाकी में आप सेकंड्स के लिए उस पोजीशन में रह रहे थे लेकिन यहाँ आपको मिनट्स के लिए रहना पड़ेगा। यहाँ पे प्योर लिक्विड और नेजल कैविटी इस तरह से डिजाइन है कि अगर आप फौरी उठ के बैठेंगे तो वो सारे का सारा लिक्विड जो है वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो आउट हो जाएगा और प्रॉपर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल सकेंगे। एट द एंड क्लीन द ड्रॉपर टिप विद वार्म वाटर एंड कैप द बॉटल राइट अवे। सिमिलरली हैंड वॉश करें और उसको फिर अपने डेजिग्नेटेड एरिया पे स्टोर कर लें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है सर? ठीक है। ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म की काउंसलिंग, सॉरी प्लीज हैंड रेज कर लीजिए पहले, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसको पूछना है। आई गेस किसी का क्वेश्चन नहीं है, प्लीज आप सर कंटिन्यू करें। देन ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें, सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट रूट है, कन्वेंशनल रूट है और सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड होने वाला रूट है। और हमारे 90% पब्लिक, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, वो या तो पूछना गवारा नहीं करते या फार्मासिस्ट बताना गवारा नहीं करता। वो एज्यूम के उन्हें पता होगा और वो एज्यूम करते हैं कि हमसे ज्यादा किसी को भी नहीं पता। तो कोशिश करें एजम्पशंस ना करें, पेशेंट से पूछ लें कि सर आपको इस्तेमाल का तरीका आता है। अगर वो कहे हाँ आता है, ठीक है, वेल एंड गुड। कि सर बता दें काइंडली कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है 1 टीस्पून, अब आप पेशेंट से पूछ लें कि सर 1 टीस्पून कौन सी होती है। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, टीस्पून की जगह टेबल स्पून यूज कर रहे होते हैं, टेबल स्पून की जगह टीस्पून यूज कर रहे होते हैं। वैसे तो एथिकली डॉक्टर्स अब बहुत ज्यादा मिलीलीटर्स में ही डोजेज लिखते हैं, टीस्पून और टेबल स्पून यूज नहीं किया जाता। लेकिन इन केस अगर फिर भी किसी प्रिस्क्रिप्शन में आपको टीस्पून और टेबल स्पून मिल जाता है तो उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बीइंग अ फार्मासिस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 टीस्पून लिखा हुआ तो इट मीन्स 5 ml, और अगर 1 टेबल स्पून लिखा हुआ तो दैट इज 15 ml। तो ये आपको याद होना चाहिए, उसको फिर आप डिवाइड कर लेंगे। अगर हाफ टेबल स्पून है तो इट मीन 7.5 ml, और अगर हाफ टी स्पून है तो दैट इज 2.5 ml। बेहतर है कि मिलीलीटर्स में मेजर किया जाए। टेबल स्पून या टी स्पून इज नॉट अ डोजिंग, प्रॉपर डोजिंग इंटरवल्स या प्रॉपर डोजिंग मेजरमेंट जो है वो नहीं है। प्रॉपर डोजिंग जो है वो हमेशा mls में मेजर की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा सिरप के ऊपर भी लिखा होता है ना 10 mg पर 5 ml या 5 mg पर 5 ml, तो वो भी mls में जो है वो मेडिसिन को जो है वो क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। तो प्रिस्क्राइब भी mls में होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर टीस्पून या टेबल स्पून में है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस प्रिस्क्रिप्शन को डीकोड करें और पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करें कि टी स्पून कितना mls होते हैं और टेबल स्पून कितने mls होते हैं। अगर वो कहें जी हमें पता है तो वेल एंड गुड, उनसे पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उन्हें वाकई पता हो, तो अच्छी बात है, चलें उसको उनको थैंक यू बोलें बड़ा प्रॉपर वे में, ताकि वो उसे ये फील ना हो कि मुझे इंसल्टिंग वे में पूछा जा रहा है जी कि आपको पता है इस्तेमाल करने का तरीका। तो एक प्रोफेशनल एथिक्स है बेसिकली, इसी तरह आप अपने प्रोफेशन की जो है वो ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं और आपकी भी एक रिस्पेक्ट बनती है कम्युनिटी में कि आप जो है मतलब हर पेशेंट से ही पूछ रहे हैं कि आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना आती है या नहीं आती है। तो वो जाके आगे 4 लोगों को और भी बताएगा कि भी वहाँ पे एक फार्मासिस्ट फीमेल या मेल है जो कि भाई हर चीज की जो डिस्पेंसिंग है उसके एंड तक खुद से काउंसलिंग करते हैं, खुद पूछते हैं कि आपको इस्तेमाल का तरीका आता है या नहीं आता है। ये कुछ बेसिक आपके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं जो आपको अडॉप्ट करने चाहिए विद इन योर ग्रेजुएशन लाइफ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोफेशन में आए तो आपको कोई मसला ना हो।
अब इसमें हमारे पास 3 तरह के लिक्विड्स आते हैं मेजरली जो होते हैं। कुछ होते हैं जो कलरलेस होते हैं, कुछ होते हैं जो कलर्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सस्पेंशन होती हैं। तो जो सस्पेंशन होती हैं उसमें तो नॉर्मली हम उनको कलरलेस ही कंसीडर कर रहे थे अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई ना कोई कलर ना हो। वाइट है तो उसे हम कलरलेस ही नॉर्मली कंसीडर कर रहे होते हैं। तो आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कलरलेस जो लिक्विड्स होते हैं उनमें लोअर मेनिस्कस देखा जाता है, और जो कलर लिक्विड होते हैं उनमें अपर मेनिस्कस देखा जाता है। आपको अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस का उम्मीद करता हूँ पता होगा, नहीं तो एंड में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब और कोशिश करें जब भी मेजरमेंट करें तो उसको आई लेवल पे करें। बाज़ वक़्त क्या किया जाता है, मतलब जैसे इसमें आपको 3 पिक्चर्स नजर आ रही हैं, सबसे बेस्ट जो वे दैट इज सिरिंज। अगर पॉसिबल है तो सिरिंज यूज करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन कैलिब्रेशन जो है वो सिरिंज की होती है। बाकी 2 डिवाइसेस जो नजर आ रही हैं आपको, एक टब टाइप है और एक जो है उसमें नीचे जो है टेस्ट ट्यूब है, उसके आगे जो है छोटी सी जो है वो स्पून लगी हुई है। तो वो दोनों, उनकी भी कैलिब्रेशन ओके होती है, लेकिन इनसे भी बेस्ट अगर किसी की कैलिब्रेशन है तो दैट इज सिरिंज। इनमें फिर भी कोई 1.1.2 ml का एरर हो सकता है, लेकिन सिरिंज में इस तरह का कोई एरर नहीं होता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कस्टमर को कहेंगे कि किसी बच्चे के लिए कोई मेडिसिन लेने आ रहा है और इनकेस जैसे फॉर एग्जांपल पैराडोल की बात करें तो उसमें ड्रॉपर है, वेल एंड गुड है, ड्रॉपर निकाल लें, निकाल के पेशेंट को बताएंगे सर आपने इस लेवल तक ड्रॉपर जो है वो मेजर करना है। और अगर उसमें कोई इस तरह की जो लेफ्ट साइड पे आपको रेड कलर की जो मेडिसिन जो है उसमें नजर आ रही है, वो टेस्ट ट्यूब के साथ टेबल स्पून टी स्पून, अगर वो है तो वो उसमें भी निकाल के गाइड करें कस्टमर को कि सर ये इस लेवल तक आपने जो है वो मेजर करनी है। और कोशिश करें मेजरमेंट आई लेवल पे करें। अगर आई लेवल से नीचे रख के करेंगे तो हो सकता है आप ज्यादा डोज दे दें, और आई लेवल से ऊपर रख के करेंगे तो हो सकता है आप कम डोज दे दें। तो ये आप लोगों में से अगर किसी ने कभी भी उसमें लैब में भी काम किया हो तो उसको भी ये फील हुआ होगा कि अगर आप टेबल पर रख के मेजरिंग सिलेंडर उसमें लिक्विड डाल के उसको चेक करें तो उसका लेवल और होता है, आई लेवल पे अगर करके करें तो उसका लेवल और होता है। तो ये 3 डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू मेजर द एक्यूरेट टाइम। अगर बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज जो हैं वो इसको साथ ही अब अपने जो मेडिसिन है उसके साथ ही जो है डिस्पेंस करती हैं, तो इसको सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ता पेशेंट को। लेकिन कुछ चीज़ों में पेशेंट को सेपरेटली, अगर किसी कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि एडल्ट के लिए भी सिर्फ यूज होता है और बच्चों के लिए भी यूज होता है और उसमें इस तरह की कोई डिवाइस नहीं आती, तो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि सर 3 ml आप सिर्फ सिरिंज से ही दे सकेंगे और कोई आपके पास अल्टरनेट रूट नहीं है। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास मीटर डोज इनहेलर्स। हमारे पास इनहेलर्स 2 तरह के 3 तरह के होते हैं। उनमें से जो मेजर जो इनहेलर मैक्सिमम यूज होता है हमारी पॉपुलेशन में दैट इज मीटर्ड डोज इनहेलर। इसको मीटर्ड डोज इनहेलर इसलिए कहते हैं कि इसमें एक मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ जो मेडिसिन है वो हर एक पंप के साथ जो है वो इवैक्यूएट होती है या डिस्पेंस होती है। इसमें अगर देखें तो वही सेम, आपने पहले हैंड वॉश करने हैं, देन कैप रिमूव कर लेनी है और इनहेलर को अपराइट पोजीशन में होल्ड कर लेना है। इनहेलर को अच्छे तरीके से शेक करना है। आप में से जिन लोगों ने इनहेलर को डिटेल में पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स में, उन्हें पता होगा इसमें प्रोपेलेंट गैस होती है और उसमें एपीआई होते हैं। तो सेम इसे भी आप सस्पेंशन की कैटेगरी में लेंगे कि अगर आप इसको शेक नहीं करेंगे तो प्रोपेलेंट जो है वो ऊपर मौजूद होगा और आपकी जो प्रोपेलेंट जो है वो नीचे होगा और आपकी जो ड्रग है वो ऊपर फ्लोट कर रही होगी। तो आप जब आ रही है या इसमें सिर्फ प्रोपेलेंट आ रहा है तो पेशेंट जो है उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मतलब नॉर्मली अस्थमा में दिया जाता है तो कहते हैं जी मैं इनहेलर जो है यूज करता हूँ लेकिन मुझे जो है ना फौरी रिलीफ नहीं मिलता। तो वो मेजर इसी वजह से नहीं मिलता कि वो प्रॉपर से शेक नहीं करते और एक्यूरेट डोज जो है वो डिस्पेंस नहीं होती। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उन्हें आगे कम्युनिकेट कर सकें। और जब भी कभी कोई इनहेलर की काउंसलिंग करें तो उन्हें कहें सर जब भी आप शेक कर लेंगे अपने इनहेलर को उसके बाद आप मैक्सिमम जितना ब्रीद आउट कर सकते हैं कर दें। करना स्लोली है लेकिन मैक्सिमम जितना आप ब्रीद आउट कर सकते हैं करें। उसके बाद जैसे ये स्टेप 5 में आपको नजर आ रहा है, अपने इनहेलर को अपने लिप्स में इस तरह से टाइट करें कि उसमें से कोई अगर आप इनहेल करें तो एयर जो है वो उस माउथ पीस के अराउंड वाली जो स्पेस है उसमें से आपकी बॉडी के अंदर ना जा सके। उसके बाद ऊपर से प्रेस करें उस पंप को, मेडिसिन जो है वो आपकी ओरल कैविटी में आ जाएगी। तो तब आपने मैक्सिमम जितनी फोर्स के साथ इनहेल कर सकते हैं इनहेल करना है। जब आप इनहेल कर लेंगे तो उसके बाद आपने कम से कम 10 सेकंड्स के लिए अपने ब्रेथ को होल्ड करना है। 10 सेकंड मैक्सिमम है, अगर नहीं कर सकते 1 2 3 जितने भी सेकंड्स कर सकते हैं करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाएंगे। जब आपका एक इनहेलर हफ्ता हो जाएगा आपको यूज करते हुए तो आपकी जो उसको अपने ब्रेथ को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो उससे यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप मैक्सिमम डोज जो है वो आपके लंग्स में रह सकेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रीद इन किया और फौरी ब्रीद आउट कर दिया तो हो सकता है वो ड्रग आपके डीप जो टिश्यूज हैं लंग्स के उस तक गई भी ना हो। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है
तो इट मीन उसको ब्रोंक्यूल्स के एंड तक उस ड्रग को लेके जाना है फॉर ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट्स को एम्फाइमा है तो आपको इसकी डिटेल्स पता होंगी, मेरा इस टाइम पे ये टॉपिक नहीं है, तो उसको एल्व्यूलाई तक ड्रग को लेके जाना है टू ट्रीट दैट डिजीज। तो उस पर्पस के लिए उसको उतना ज्यादा देर के लिए ब्रेथ को होल्ड करना है। स्टार्ट में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश करें जितना ज्यादा मैक्सिमम होल्ड कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 सेकंड्स तक ले जाएं। और अगर आप फौरी ब्रीद आउट कर देंगे तो मेडिसिन आपके सांस के जरिए दोबारा बाहर आ जाएगी, तो आपको जो प्रॉपर रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अब बात आ गई बच्चों की। बच्चे तो इतनी देर के लिए अपना सांस नहीं रोक सकते और बच्चे आपकी इंस्ट्रक्शंस को उस तरह से फॉलो भी नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसे हम स्पेसर बोलते हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो स्पेसर के आगे भी माउथ पीस होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप इनहेलर को पुश करते हैं तो उसकी जितने भी मेडिसिन के कंटेंट्स हैं वो स्पेसर में आ जाते हैं और मेडिसिन उस स्पेसर में स्टे करती है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसे इनहेल करता रहता है। तो इससे यह है कि डोज डंपिंग के चांसेस कम होते हैं, मिनिमम डोज जो है वो जाया होती है और मैक्सिमम जो है वो इनहेल हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, मतलब 5 साल से भी छोटा है, और वो बिल्कुल भी माउथ पीस को उस तरह से अपने मुंह में होल्ड नहीं कर पाता, तो आप उसके लिए मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेसर के आगे मास्क भी यूज किया जा सकता है ताकि बच्चा आराम आराम से सांस लेता रहे और मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो उसके लंग्स तक जा सके। ये वही सेम फिनोमिना है कि रिमूव द कैप एंड शेक द इनहेलर, देन इंसर्ट इनहेलर इनटू द स्पेसर, ब्रीद आउट ऑल द वे, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। देन प्रेस डाउन ऑन द इनहेलर स्लोली, ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ फॉर एटलीस्ट 10, या काउंट कर लें आप 10 तक, 10 तक गिनने तक जितनी देर आप होल्ड कर लें उसमें से। देन स्लोली ब्रीद आउट, और एंड में ब्रीद आउट भी उसी तरह स्पीड से नहीं करना, ब्रीद आउट आपने स्लोली करना है ताकि मिनिमम जो है वो डोज आपकी ब्रीदिंग की वजह से आपके लंग से बाहर आए। देन कम्स द ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर्स में क्या होता है कि बेसिकली कैप्सूल्स होते हैं या ड्राई पाउडर फिल्ड होता है इनहेलर्स में, और उसको फॉर द पर्पस ऑफ इनहेलेशन यूज किया जाता है। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इनहेलर्स, इसमें सिंगल डोज भी आता है, मल्टी यूनिट डोज भी आता है, देन मल्टी डोज भी आते हैं। तो इसमें जो पर्पल कलर का आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर के साथ वाला जो नजर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, इसी शेप में आता है। तो इसके अंदर पाउडर होता है बेसिकली, और जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं सिंगल डोज, मल्टी यूनिट डोज, ये बेसिकली इसमें आप कैप्सूल होते हैं जिनके अंदर पाउडर होता है। तो बेसिकली आपने देखा हुआ लिखा होगा कैप्सूल फॉर इनहेलेशन या ड्राई पाउडर कैप्सूल्स फॉर इनहेलेशन, तो वो इसमें यूज होते हैं। पेशेंट सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट फर्स्ट टाइम जब किसी भी ड्राई पाउडर इनहेलर पे जाता है या स्पेसिफिकली कैप्सूल फॉर ड्राई पाउडर इनहेलेशन पे जाता है, तो उसके साथ एक डिवाइस होती है और वो डिवाइस तकरीबन 800-900 रुपए की होती है। जो इनहेलर्स नजर आ रहे हैं दीज आर द डिवाइसेस। तो ये डिवाइस 800-900 रुपए की होती है, तो पेशेंट कहता है कि डिवाइस ना दें। और अगर इनकेस फार्मासिस्ट नहीं है किसी फार्मेसी में, तो जो टेक्नीशियंस खड़े होते हैं अगर उनको इतना ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है तो वो डिवाइस नहीं देते। तो पेशेंट क्या करता है, उस कैप्सूल को ओरल कैप्सूल समझ के खा लेता है। तो ये आपका फर्ज बनता है पेशेंट को बताने का, ये आपने ओरली नहीं लेना है, इसको किस तरह से लेना है वो भी सारा आपने उसे गाइड करना है। ये वो डिफरेंट टाइप्स के इनहेलर्स हैं। इसमें ये राइट साइड पे जो है आपको डिटेल दिखाई गई है, इसमें नीचे कैप्सूल रखा जाता है, साइडों पे 2 इसके पिंस होती हैं। जब आप उसको पुश करते हैं तो कैप्सूल जो है वो रप्चर हो जाता है, उसके ऊपर एक मैश होती है। इसको सेम उसी तरह जैसे इनहेलर को आप होल्ड करेंगे अपने लिप्स में, उसी तरह लिप्स में होल्ड करेंगे, एक्सहेल करने के बाद फिर इनहेल करेंगे, तो जो मैश है वो बाकी पार्टिकल्स या जो जेलाटिन है उसकी कैप्सूल की उसको होल्ड कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ जो फाइन पाउडर है उस कैप्सूल में से निकला ना, वही उसमें से ट्रांसफर होगा, मैश में से मूव होगा और आपके ओरल कैविटी में आ जाएगा और वहां से आप उसे इनहेल कर सकते हैं। सेम वही मैकेनिज्म है इसमें। और इसमें जो पर्पल कलर का मैंने आपको बताया, वो उस इनहेलर में एक ऑप्शन होता है क्लोज एंड ओपन वाला, तो आप उसको एंड में एट द एंड जो है वो क्लोज भी कर सकते हैं। ये सेम वो इसी तरह दिखाया गया कि डिफरेंट टाइप्स के इनहेलर्स आते हैं आपके पास। जब आप बटन को पुश करते हैं उसमें से एक स्पेसिफिक डोज जो है वो माउथ पीस में आ जाती है, उसे आप इनहेल कर लेते हैं, उसके बाद उसे आप क्लोज कर देते हैं। ये वो ट्विस्ट वाला है, इसमें उसमें कैप्सूल पिंस के जरिए टूटता है, कुछ में कैप्सूल ट्विस्ट के जरिए टूटता है। उसमें आप कैप्सूल रखते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो ट्विस्ट होने की वजह से कैप्सूल जो है वो रप्चर हो जाता है। तो जो उसके अंदर एक मैश लगी होती है वो सिर्फ फाइन पाउडर्स को जो है वो आपके ओरल कैविटी तक एक्सेस देती है, और बाकी जितना भी उसमें डेब्रिज होते हैं वो नीचे स्टे कर जाते हैं। ये उसकी सबसे क्लोजेस्ट और बेहतरीन पिक्चर है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि पहले आप सबसे उसमें कैप्सूल रखेंगे, कैप्सूल रखने के बाद ऊपर से कैप्सूल नहीं डालना, वो माउथ पीस है। जैसे लेफ्ट साइड पे आपको येलो क्रॉस नजर आ रहा होगा, तो पेशेंट को आपने बताना है कि सर ये ऊपर से यूं रोटेट होकर खुल जाता है, इसके नीचे आपने कैप्सूल को प्लेस करना है। देन ये जो ब्लू आपको साइडों पे उसके hinges नजर आ रहे हैं, इसको प्रेस करेंगे तो इनके अंदर बेसिकली पिंस लगी हुई हैं छोटी छोटी, तो इसको रप्चर कर देते हैं। देन उसके बाद आपने इसको इनहेल कर लेना। देन एट द एंड इज द न्यूबुलाइजर काउंसलिंग। न्यूबुलाइजर आपके तकरीबन हर किसी के घर में होगा। इसमें बेसिकली एक कंप्रेसर होता है जो कि एयर को
कंप्रेस करके जो है वो पास ऑन करता है। उसके बाद एक एयर ट्यूब होती है, इन एयर ट्यूब के दो एंड्स होते हैं, एक एंड जो है वो न्यूबुलाइजर कप के साथ अटैच हो जाता है और एक एंड जो है वो कंप्रेसर के ऊपर एयर ट्यूब कनेक्टर के साथ अटैच हो जाता है। वो एयर जब न्यूबुलाइजर कप में से गुजरती है, न्यूबुलाइजर कप में आप मेडिसिन को डालते हैं, तो न्यूबुलाइजर कप में जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो उसको एरोसोल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके ऊपर माउथ पीस लगा होता है, सेम उसी तरह इनहेलेशन का प्रोसेस, लेकिन इसमें यह है कि आप जो है इसे थोड़ा ज्यादा देर के लिए मेडिसिन को जो है वो एरोसोल की फॉर्म में पेशेंट को दे सकते हैं। जो इसके आगे आप माउथ पीस भी लगा सकते हैं, इसके आगे इवन मास्क भी लगा सकते हैं। बच्चों के लिए अलग मास्क होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। फर्स्ट पुट मेडिकेशन इन द कप, पहले आप मेडिकेशन डालेंगे कप में, उसके बाद उसको अटैच कर देंगे ट्यूबिंग के साथ। ट्यूबिंग का दूसरा एंड जो है वो आप अटैच कर देंगे जो उसका कंप्रेसर है नेबुलाइजर का उसके साथ, और उसके बाद जब उसे ऑन करेंगे तो वो जो है वो एक मिस्ट सी निकलेगी उसमें से, तो दैट इज बेसिकली द एरोसोलाइज्ड मेडिसिन। अगर कोई बच्चे हैं जो मतलब नहीं मास्क लगा रहे, तंग कर रहे हैं, ट्यूबिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्हें बच्चों को कार्टून वगैरह या कोई इस तरह की चीज लगा के भी बिठा सकते हैं, क्योंकि इसको अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए बिठाना होता है। और बच्चे जो छोटे होते हैं वो 5 से 10 मिनट के लिए एक जगह पर टिक के नहीं बैठते, तो उन्हें कोई टीवी वगैरह या कोई शो वगैरह या कोई कार्टून या मोबाइल पे कुछ लगा के उनको आप स्टे करा सकते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। देन कम्स द इंसुलिन इंजेक्शन। इसमें सिर्फ एक ही बीस बेसिक है, बाकी सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी कि जब कभी भी आपने इंसुलिन इंजेक्शन लगाना है तो उसे सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाना है। नीचे डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं इंजेक्शन के। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री के एंगल पे लगाना है उसे, कभी भी आपने टिल्ट करके या उस तरह से नहीं लगाना, हो सकता है या तो वो इंटरडर्मल लग जाएगा या वो हो सकता है किसी वेन को रप्चर कर दे। तो आपने 90 डिग्री पे लगाना है। उसकी नीडल जो है वो छोटी होती है नॉर्मली, तो वो सिर्फ सबक्यूटेनियस टिश्यू तक ही रहती है। और ये जो आपको राइट टॉप कॉर्नर पे नजर आ रहा है लेफ्ट में, तो कोशिश करें जब भी पाउच बनाएं अपनी बॉडी में किसी भी पेशेंट को बताएं तो इतना ज्यादा डीप नहीं करना कि उसमें मसल्स भी आ जाएं, क्योंकि वरना फिर वो सिरिंज जो आपकी सिरिंज है वो मसल में भी जा सकती है। तो इसमें लगाने के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, या तो अराउंड योर बेली बटन है 1 2 3, और ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि आपने रोटेट करना है। अगर आज इंजेक्शन 1 पॉइंट पे लगाया तो कल इंजेक्शन सेकंड पे लगेगा, उससे अगले दिन तीसरे पे, उसके अगले दिन चौथे पे, ताकि वो टिश्यू जो है उसे रिकवर होने का टाइम मिले। अगर आप एक ही जगह पे बार बार लगाते रहेंगे तो टिश्यू डैमेज होने की वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है और वो फर्दर इन्फेक्शन की तरफ या पेन की तरफ लेके जा सकता है। इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट इज द बेली, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फैट होता है। देन आप थाइस पे भी लगा सकते हैं, अपर राइट और इनर थाइस पे नहीं लगाना, आउटर थाइस पे लगाना। इनर थाइस पे आपके फैट नहीं होता, आउटर थाइस पे फैट होता है। या बटक्स पे भी लगा सकते हैं, इवन आप अपर आउटर आर्म्स पे भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में आर्म्स पे और थाइस पे इतना ज्यादा फैट नहीं होता, तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि एब्डोमेन में लगाया जाए। देन इसमें भी वही स्टेप्स हैं, पहले आप हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने इंसुलिन की वायल यूज की है, अब वायल में होते हैं 10 ml और 1 ml जो है वो 100 यूनिट्स का होता है। तो कम से कम मैक्सिमम यूनिट जो पेशेंट लगा रहा होता है ना, एक नॉर्मल पेशेंट, वो मैक्सिमम 80 या 70 यूनिट्स पर डे लगा रहा होता है, इससे ज्यादा नहीं लगाता। कुछ कंडीशंस में इससे ऊपर जा सकती है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिनिमम जो नॉर्मल, अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो यही डोज होती है। 40 यूनिट सुबह, शाम को 30 लगा लें, या सुबह 30 शाम को भी 30, तो ये 80 यूनिट या 100 यूनिट पर डे लगा रहा था। तो वो एक वायल उसकी 10 दिन तक चलनी होती है। फर्स्ट टाइम तो उसके ऊपर एक स्टील का क्लोजर होता है, उसे आप रिमूव करते हैं स्टेरलाइज्ड कंडीशन में। अगर फॉर एग्जाम्पल पहली डोज ले ली उसने, उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ रबर क्लोजर रह जाएगा। तो उस रबर क्लोजर को जब भी आपने मेडिसिन लेनी है उसमें से, तो उसको स्टेरलाइज करना है किसी भी कॉटन के उसके स्वाइप के साथ जिसके ऊपर अल्कोहल लगी होती है, ताकि वो उसकी सरफेस जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 30 यूनिट्स विदड्रॉ करने या 20 यूनिट्स विदड्रॉ करने हैं, तो पहले आपने सिरिंज में उतने यूनिट्स एयर जो है वो लेनी है, इंस्टिल कर लेनी है। ये जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है वो ये है, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है जब आप उसको एयर के बगैर उस नीडल को आप या सिरिंज को यूज करते हैं टू विदड्रॉ द इंसुलिन, तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है और उसकी वजह से बाज़ वक़्त आपके हाथ से जो है वो वायल स्लिप भी हो जाती है और टूट भी जाती है। लेकिन जब आप फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स विदड्रॉ करने हैं तो 10 यूनिट्स एयर लेंगे, सिरिंज जो है आपकी है उसको इंस्टॉल करेंगे उस वायल के अंदर, और वो 10 यूनिट एयर उसके अंदर पहले पुश करेंगे कंटेनर के अंदर। देन आपको जब 10 यूनिट्स लेनी है उसमें बहुत आसानी होगी, आप आराम से 10 यूनिट्स विदड्रॉ कर सकते हैं। जब आप विदड्रॉ कर लें उसके बाद उसी तरह से आप एक पाउच बनाएंगे, पाउच में 90 डिग्री पे इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद 1 to 2 सेकेंड्स के लिए, जब आपकी सारी डोज इंजेक्ट हो जाए, फौरी नीडल नहीं निकालनी है आपने, 1 to 2 सेकंड्स के लिए स्टे करना है वहां पे, ताकि इजीली सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो एब्जॉर्ब हो जाए। ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, अगर आप खुद भी कभी आपके घर में कोई पेशेंट हो तो उसे लगाई हो आपने इंसुलिन, तो आपने देखा होगा अगर आप फौरी सिरिंज बाहर निकालें तो एक ड्रॉप बाहर आ जाता है, और वो एक ड्रॉप बाजू का 1 to 3
या 1 to 5 यूनिट्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंसुलिन कौन सी है, क्योंकि इंसुलिन की भी नेचर्स होती हैं, आपको पता है सस्पेंशन फॉर्म में भी आती है, सोल्यूशन फॉर्म में भी आती है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो इंसुलिन है उसकी नेचर क्या है, उसकी बेस पे 1 to 5 यूनिट्स तक जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि डोज प्रॉपर डिस्पेंस नहीं हुई, और एट द एंड आपने जो है वो नीडल को डिस्कार्ड करना है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और आपने भी पेशेंट को यही बताना है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम यानी कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग नहीं है, हमारा कंट्री भी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो पेशेंट पूछ लेता है कि जी अगर एक ही पेशेंट यूज़ करे तो आप उसे इतना बता सकते हैं कि अगर एक ही पेशेंट यूज़ करे, प्रॉपरली सिरिंज को जो है वो ऊपर से यानी कि कवर करे, उसकी टिप प्रॉपरली प्लेस करे। तो ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने हर पेशेंट को बताना है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप कह देंगे नहीं आपने हर दफा सिरिंज लेनी है और 70 रुपए की सिरिंज यार पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो हो सकता है इंसुलिन यूज ही ना करे, तो यार बाढ़ में जाए 70 रुपए की सिरिंज। तो आप उसे ये बता सकते हैं कि अगर आप अच्छी कंपनी की सिरिंज यूज करें तो आप 3 दफा इंसुलिन लगा सकते हैं, 3 दफा के बाद नहीं करनी, क्योंकि 3 दफा इंजेक्ट करने के बाद जो नीडल है वो ब्लंट हो जाती है आगे से, वो आपके टिश्यू को डैमेज कर सकती है। तो एक नीडल आप 3 दिन 3 डोजेस के लिए या 4 डोजेस के लिए यूज कर सकते हैं इजीली, उसके बाद आपको चेंज करनी है। देन इंसुलिन पेन में भी बाकी सारी चीजें सेम है। आपको पता है पेन क्या होता है, बेसिकली इसमें ये पोर्टेबल पेन होता है, आप इसको इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इसमें 3 ml होते हैं और बाकी कंसंट्रेशन सेम होती है 100 यूनिट पर ml। तो अगर 3 ml की भी बात करें तो ये 3 से 5 दिन तक चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक रफली एस्टिमेट लगाएं, पेशेंट है जिसने डेली 50 यूनिट्स लगाने हैं, तो 50 यूनिट्स लगाने हैं तो इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं, इसमें 300 यूनिट्स हैं, तो 6 दिन तक उसका ये पेन चल सकता है। इसमें भी सेम उसी तरह कि आपने जब भी इसको यूज करना है सिमिलरली शेक करना है। अगर इनकेस सस्पेंशन है, अगर सस्पेंशन नहीं है तो शेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सोल्यूशन है तो इसे आप प्रॉपरली वैसे भी यूज कर सकते हैं। और हैंड्स में रोटेट करने से भी आप इसको जो है 10 टाइम्स अगर रोटेट कर लेते हैं तो सस्पेंशन जो है वो सस्पेंडेड हो जाती है सारी इंसुलिन। और अगर आप इसको अप डाउन जैसे राइट साइड पे दिखाया गया उस तरह भी कर लें तो भी जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली सस्पेंड हो जाती है। उसके बाद आपने इसकी रबड़ जो इसके ऊपर क्लोजर होती है उसको भी उसी तरह से अल्कोहल वाइप के जरिए जो है वो डिसइंफेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये नीडल है, अगर किसी ने यूज की है ठीक है, अदरवाइज मैं इसका तरीका बताता हूँ। इसके ऊपर एक स्टिकर टाइप चीज लगी होती है, उसे आप कह दें क्लोजर होता है, उसको उतारें, उसके बाद आप इसको उसकी ये नीडल दोनों साइड से होती है, यानी कि ये जो आप जैसे स्टिकर उतारेंगे तो आपको एक छोटी सी नीडल नजर आएगी, जब उसको आप इसके ऊपर रोटेट करेंगे इसकी टिप के ऊपर तो वो स्क्रू टाइट हो जाएगी और वो नीडल जो है वो इस के ऊपर जो रबड़ लगी होती है, रबड़ क्लोजर, उसके अंदर से गुजर के लिक्विड तक चली जाती है। जब आप उसके देन इसके ऊपर से आपने व्हाइट जो है उसका क्लोजर है वो उतारना, उसके बाद आगे एक पिंक क्लोजर है वो उतारेंगे तो नीचे से नीडल एक्सपोज हो जाएगी। तो अब ये 2 वे नीडल थी, एक इस साइड पे नीडल है और एक दूसरी साइड पे रबर क्लोजर के अंदर वाली साइड पे नीडल है। तो इसको प्रिवेंट करना ज्यादा जरूरी है कि किसी साइड से भी इंजरी हो सकती है। तो जब भी इसकी नीडल को रिमूव करना है या लगाना है तो पेशेंट को कहना है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है उसमें। देन उसके बाद एक वर्ड यूज होता है प्राइमिंग द पेन। बहुत रेयरली आपने कहीं सुना होगा, मेरे ख्याल में शायद बुक में भी कहीं ना लिखा हो किसी ने, अगर आप टीचर ने आपके पास उसका टीचर के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा तो उसने जरूर बताया होगा। उसमें क्या होता है कि आपने चेक करना है कि आपका पेन जो है वो ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वाली जो स्क्रू होती है वो खराब हो सकता है। तो जो पीछे जो उसके नोब लगी हुई है ना, जैसे हमारे पंखों का रेगुलेटर होता है उसके ऊपर भी एक नोब होती है, उस नोब को जब आप रोटेट करेंगे ना तो आपने सिर्फ 1 यूनिट यानी कि उसके ऊपर गिनती लिखी होगी 0 1 2, तो आप जैसे उसको एक 1 आए तो उस पर आपने रोक देना है, देन आपने नीचे से उसको पुश करना है तो एक ड्रॉप अपेयर होगा आपको नीडल के ऊपर। ये हार्डली आपका 1 यूनिट जो है पेन में से 300 यूनिट्स में से 1 यूनिट का जो इस तरह से यूज करना वो आपको बता देगा कि आपका पेन एक्यूरेट है या नहीं है। इन केस अगर आप पुश करते हैं और पुश करते हुए लिक्विड नहीं आता तो इट मींस आपके पेन की जो कैलिब्रेशन है उसमें इशू है, तो वो आपको रिप्लेस करवाना है। और जब आप उसको पुश करते हैं तो उसमें से एक ड्रॉप आएगा तो इट मींस आपका पेन ओके है, प्राइम्ड है। उसके बाद आप उसको यूनिट्स उसको रोटेट करेंगे नोब को। फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स लेनी है तो जब तक 10 लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक आप उस नोब को रोटेट करते रहेंगे। 50 यूनिट्स लेनी है तो जब तक 50 लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक रोटेट करेंगे। जब वो आ जाए उसके बाद आपने उसी तरह सिमिलरली पाउच बनाना है अपने बेली कि किसी भी ऐसे पोर्शन पे जहाँ पे आपने ड्रग लगानी है, उसके बाद उसको इंजेक्ट करना है, पीछे से बटन पुश करेंगे तो ड्रग जो है वो ट्रेवल होके आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में चली जाएगी। अप्रोक्सीमेटली नीडल में आपको 1 to 2 सेकंड्स के लिए 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना होता है, क्योंकि नीडल बड़ी होती है। इसकी जो नीडल है वो बहुत छोटी होती है, तो इसमें आपको कम से कम 10 सेकंड्स के लिए पेन को वहीं होल्ड करना है, देन रिमूव करना है, नीडल उतारनी है, फेंक देनी है और उसके बाद के ऊपर कैप लगा लेनी है। इसमें भी सेम उसी तरह नीडल अगर आपको पेशेंट कहे कि जी मैंने कितनी दफा यूज करनी है तो ये भी 3 to 4 टाइम्स वैसे यूज हो सकती है, लेकिन एथिकली फेंक देनी चाहिए अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो। इसमें 2 टाइप्स के पेन आते हैं हमारे पास, एक वो होते हैं जो
जिसे आप कहते हैं कि डिस्पोजेबल पेन्स हैं, और एक वो होते हैं जो रीयूजेबल पेन्स होते हैं। डिस्पोजेबल पेन्स में क्या होता है कि डिस्पोजेबल पेन में जब पेन खत्म होता है तो उसको आप फेंक देते हैं, लेकिन जो रीयूजेबल पेन है उसमें क्या है कि जो अगर आप देखें इसमें जो व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है इस पेन में आपको ब्लू के अलावा, वो कार्ट्रेज का पोर्शन है, वहाँ पे बेसिकली इंसुलिन की कार्ट्रेज होती है। तो जो रीयूजेबल पेन है उसमें आप उस कार्ट्रेज को रिमूव करते हैं, नई कार्ट्रेज परचेज करते हैं और उसी पेन में दोबारा नई कार्ट्रेज लगा देते हैं और वो फिर रीयूज हो जाती है। देन एट द एंड इज द ग्लूकोमीटर। इसमें आपने वही अपने हैंड को क्लीन करना है। लेंसेड पियर्सिंग डिवाइस होती है, हर ग्लूकोमीटर के साथ आती है। पहली दफा जब पेशेंट आपसे लेता है तो आपको चाहिए कि आप एक दफा उसको ग्लूकोज चेक करके दिखा दें, इंस्टॉल करें उसमें लेंसेड को। लेंसेड एक बारीक सी नीडल होती है जो कि पियर्स करने के काम आती है। उसके बाद उसमें स्ट्रिप जो है इंसर्ट करें ग्लूकोमीटर में। देन ब्लड जो है वो जब जैसे ही आप उसको पियर्सिंग नीडल को पियर्स करेंगे, किसी भी राइट फिंगर पे, लेफ्ट फिंगर पे, किसी भी फिंगर पे कर सकते हैं, तो उसमें से ब्लड का एक ड्रॉप निकलेगा, उसको आप स्ट्रिप पे लगाएंगे। कुछ ग्लूकोमीटर 5 सेकंड में रिजल्ट दे देते हैं, कुछ 10 में, कुछ 20 सेकंड में। तो जितना जल्दी कोई ग्लूकोमीटर रिजल्ट देगा उतना एफिशिएंट उसे कहा जा सकता है, एक्यूरेट नहीं एफिशिएंट कहा जा सकता है। कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जो के साथ में कैलिब्रेशन लिक्विड देती है कि आप इस लिक्विड का, आपकी एक स्ट्रिप लाया होती है उसमें, लेकिन आप जैसे उस लिक्विड का ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आपकी रीडिंग्स जो है वो स्पेसिफाइड उसमें आ रही हैं जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब आपका जो मीटर है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है और वो कैलिब्रेटेड है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कुछ कंपनीज की तरफ से कि आप अपने जो मीटर है उसकी कैलिब्रेशन को चेक कर सकते हैं। एट द एंड आपने जो है वो उसकी जो स्ट्रिप है वो भी डिस्कार्ड कर देनी है और लेंसेट भी डिस्कार्ड कर देनी है। बीपी मॉनिटर में हमारे पास मेजरली जो बीपी मॉनिटर्स यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। राइट साइड पे आपको मर्करी बीपी ऑपरेटर्स नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। सबसे एक्यूरेट वन इज द बीपी जो ऑपरेटर्स है वो मर्करी बीपी ऑपरेटर्स है। देन उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है जिसे आप डिजिटल है, बेसिकली वो एक एनिरॉइड उसे बोलते हैं मेजरली, लेकिन उन दोनों को डिजिटल में क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो जो दरमियान में ये बेसिकली प्योरली डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, इसमें जो है थोड़ा सा +-5 का डिफरेंस होता है। किसी भी कंपनी का ले लें उसमें +-5 का डिफरेंस होता है। तो इसमें बेटर ये होता है कि आप 3 वैल्यूज लें, उसका मीन निकाल लें ताकि आप एक्यूरेसी जो है उसको जितना बेहतर कर सकते हैं। अगर आप राइट और लेफ्ट वाले की बात करें तो इसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट वाले में आपकी एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको जो इसके साथ जो कफ दिया हुआ वो आपने अपनी ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड जो ऐसे वो लगाना होता है। लगाने के बाद इसमें जो एक आपको बल्ब नजर आ रहा है, उस बल्ब के जरिए आप जो उसके ऊपर एक वाल्व, उस वाल्व को क्लोज करते हैं, देन बल्ब को प्रेस करते हैं, उसके अंदर एयर इंसुलेट होती है। जब एयर इंसुलेट होती है तो आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी है ना वो ब्लॉक हो जाती है। देन आप स्टेथोस्कोप की मदद से उस जहाँ ब्रेकियल आर्टरी होती है पहले आपने उसे पल्पेट किया हुआ होता है, वहाँ पे आप स्टेथोस्कोप को रखते हैं। जब आप ऊपर से एयर रिलीज वॉल को दोबारा से ओपन करते हैं तो उसमें से एयर निकलना शुरू करती है। जहाँ पे आपको साउंड आना शुरू होता है दैट इज बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जहाँ पे वो साउंड आना बिल्कुल यानी कि कह लें कि एक सीक्वेंस पहले होता है, जब आप उसे खोलते हैं तो आपका ऐसा साउंड जो है थोड़ा सा फास्ट महसूस होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो साउंड जो है वो एक लेवल पे आ जाता है, सेम लेवल पे आ जाता है। तो दैट इज बेसिकली द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें थोड़ी सी आपको टेक्निकलिटी की जरूरत होती है, तो इसलिए जो मर्करी का मीटर है या जो हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटर है जिसे वो एनिरॉइड कहते हैं, जिसमें वो फोनो वाला भी कह देते हैं कुछ लोग इसे, तो इसमें जो है वो आपकी एक्सपर्टीज की नीड ज्यादा होती है। जबकि डिजिटल में जो है वो एक कंप्रेसर लगा होता है, वो खुद ही से एयर को इन्फ्लेट करता है, सेंसर्स लगे होते हैं वो सेंस करते हैं, खुद ही से एयर डिफ्लेट होती है, तो उसमें डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। उसमें वैसा जो है वो आपको कोई एक्स्ट्रा जो है वो स्किल की जरूरत नहीं होती। तो ये नॉर्मली डिजिटल ऑपरेटर्स आपको थोड़ा आइडिया दे देता है कि हाई की तरफ जा रहा है या लो की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जिसके घर में कोई ऐसा स्किल्ड पर्सन नहीं है जो बीपी मॉनिटर खुद कर सके तो वो डिजिटल बीपी मॉनिटर भी यूज कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Assalamu alaikum, sir. I am Bushra Salim, a third-year student from Jinnah University. My question is why it is important for patient to gargle after using dry powder inhaler. अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि गार्गल करना है, और वो अगर ये स्टेप स्किप कर देते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? ये बेसिकली हर ड्राई पाउडर इनहेलर के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स के लिए होता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो है वो आपकी जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, ओरल कैविटी में भी आपके जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स जो है वो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स होते हैं, तो वो बेसिकली उनको किल कर देते हैं। जब आपका नॉर्मल फ्लोरा किल होता है ना तो दैट कैन लीड टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में सबसे मेजर इन्फेक्शन इज द फंगल इन्फेक्शन।
तो ज्यादातर ओरल कैविटी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है अगर प्रॉपरली गार्गल्स ना किया जाए। तो ये भी एक काउंसलिंग टिप है, लेकिन ये स्पेसिफिक थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइसेस से रिलेटेड नहीं थी इसलिए नहीं बताई, वैसे स्पेसिफिक मेडिसिन रिलेटेड टिप है। तो ये भी आपको एज ए काउंसलिंग करते हुए पेशेंट को बताना है कि अगर कोई स्टीराइड आप इनहेलर दे रहे हैं तो उसे आपने बताना, चाहे वो इवन ड्राई पाउडर नहीं भी है, अगर वो कोई प्रोपेलेंट है वाला इनहेलर है, मीटर डोज इनहेलर है, तो उसमें भी उसे कह सकते हैं कि आपने गार्गल्स करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर माय नेम इज़ दिलजान अस्कर, थर्ड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बात की लोअर मेनिस्कस एंड अपर मेनिस्कस की, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता तो हूँ, लेकिन सर बाज़ दफ़ा हमने जितने भी सिरप्स देखे हैं तो उस चीज़ में हमें कोई मेन डिफरेंस नज़र नहीं आता लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस के बारे में, थोड़ा इस बारे में गाइड कर दीजिए। जब आप देख रहे होते हैं ना एमएल्स को डिटेल में, तो वो बड़ों में तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता 1 ml इसमें। वैसे बेसिकली अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो 0.5 to 0.6 ml का डिफरेंस आता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 0.5 to 0.6 ml अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, उसे आपने डोज ही 0.6 ml या 1 ml की देनी है, उसमें अगर 0.6 प्लस माइनस होगा तो अच्छी खासी जो डोज है वो प्लस माइनस हो जाएगी। लेकिन अडल्ट्स में इतना ज्यादा ये मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसलिए ये चीज बताना जरूरी होती है। ओके सर। Okay, any other question? Yes, ma'am, I have a question I can ask. Yes, you can. Assalamu alaikum, sir. I am Kiran Ladik from Shah Abdul Latif University, 4th year student. सर जो आई ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स होते हैं, उनका क्या टेम्परेचर है जिस पे हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सिंध में तो 40 या 43 से अबव होता है। ये वेरी करता है। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनको आपको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, उनका टेम्परेचर होता है बेसिकली 4 to 8 या 2 to 8। तो उनको आपको रेफ्रिजरेट ही करना, चाहे वो आप मरी चले जाएं या चाहे आप सियाचिन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उनको आपने रेफ्रिजरेट ही करना है, क्योंकि उसका हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो ड्रग जो है वो उसमें डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी और हर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है 80 to 90% अपनी जो लेटिंग है उसके ऊपर मेंशन करती है, 80% ड्रॉप जो है वो बिलो 20 रखे जाते हैं। तो पाकिस्तान में कहीं भी वाई मरी है इस साइड पर नॉर्दर्न एरियाज के कहीं 20 से कम टेम्परेचर है कि उनको आप जो है वो फ्रिज का जो नीचे का रखना होता है ना, जिसको आप गेट कहते हैं, अगर आप फ्रिज के गेट में रख लें तो वो तकरीबन टेम्परेचर इतना हो जाता है, 15-14 टेम्परेचर होता है। बेहतर है वहां पे स्टोर करना जितने भी आई ड्रॉप्स हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी किसी में काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर टेम्परेचर लॉगिंग होती है और प्रॉपर रेफ्रिजरेशन है, और यानी कि बैकअप पे जब आप फार्मेसी बंद करके आ जाते हैं, तब भी कुछ ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि नहीं एसी बैकएंड पे चलेगा, तो ऐसी जो फार्मेसीज हैं उनमें आप उसको बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप एसी चलाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ योर फार्मेसी विल बी 18-17, तो उसमें आप उनको बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर लिखा होता है बिलो 15 स्टोर करना, कुछ ऐसे आई ड्रॉप भी आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप फार्मेसी में जाएंगे, बल्कि ये तो आपकी आप जो जितना यानी कि लर्न करना चाहे वो उस हिसाब से देखते हैं। इसकी एक असाइनमेंट भी बनाई जा सकती है मैडम। एक सजेशन है कि जो लोग कम्युनिटी में ऑन साइट ट्रेनिंग करें, उन्हें पूछा जाए कि आप एक लिस्ट बनाएं कौन कौन से ऐसे आई ड्रॉप्स हैं या आई ऑइंटमेंट्स हैं जिन्हें आपने बिलो 15 रखना होता है, कुछ ऐसी होंगी जिन्हें रूम टेम्परेचर पे रखना होगा, और कुछ ऐसी होंगी जिनके ऊपर लिखा होगा बिलो 20 या कुछ पे लिखा होगा 2 to 8 या रेफ्रिजरेट। तो उसकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। कुछ ऐसी भी होते हैं जिन्हें बिलो 15 रखना होता है, तो उसके लिए एडवाइजेबल कंडीशन यही है कि उनको भी आप रेफ्रिजरेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। Any other question? अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, एक क्वेश्चन था। जी आई एम जी फ्रॉम एक नजीर हुसैन। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें जो आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स उसको हम अगर ओपन करते हैं तो उसको कितने टाइम पीरियड तक यूज कर सकते हैं? ओपन करने के बाद जितने भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि आई ड्रॉप है, एयर ड्रॉप है, उसे आप मैक्सिमम 30 डेज के अंदर 28 डेज के तो ज्यादा बेहतर है। 28 डेज के अंदर आप उसे कंज्यूम करना होता है, जो बच जाए उसे फेंक देना होता है। ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी सर हम जैसे एयर ड्रॉप्स और ये क्या कहते हैं आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बेडनीसोल एम की आप एग्जांपल ले लें, तो कॉमन सीन्स देखे गए हैं कि सर जैसे हम इनको इंसर्ट करते हैं आइज़ में तो हमें हलक के ऊपर थोड़ी सी करवाहट महसूस होती है, इसकी क्या रीज़न है?
वो वही है ना बेटा कि आपका जो नेजल, आपने पढ़ा होगा ENT, आईज, नोज और थ्रोट, इनका सिस्टम सेम है। आप कोई चीज अगर आई में इंस्टिल करेंगे तो वो भी आपके नोज और थ्रोट में जा सकती है, कोई चीज नोज में इंस्टिल करेंगे तो वो भी आपके थ्रोट में जा सकती है। तो बेसिकली आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप अप्रोप्रिएटली नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से इशू होता है। अब जो पेट्रोसोलाइन की आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसके ऊपर ही ड्रॉपर होता है। हम क्या करते हैं, आंखों में डालना है तो खड़े होकर डाल देते हैं, टिल्ट नहीं करते, नेजोलैक्रिमल कैनाल को ब्लॉक नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उसमें जो ड्रग है वो उसमें कोई ना कोई हल्की सी पंजेंसी होती है जो आपको थ्रोट में फील होती है। ओके सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? मैम मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैनुअल बीपी अपरेटस और जो डिजिटल होता है, तो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन सा एक्यूरेट होता है? यानी लाइक जी पूरी करें बात आप अपनी। तो सर आपके हिसाब से यानी कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, मुझे ये पूछना है। यार देखें, अगर आपके पास स्किल्स हैं प्रॉपर तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इज द मीटर हैविंग मरकरी इन इट। कि मरकरी ही फर्स्ट टाइम यूज हुआ था प्रेशर को मेजर करने। आपने देखा होगा कि प्रेशर मेजर भी mm of Hg में किया जाता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी उसी की है, लेकिन उसमें आपके स्किल्स इन्वॉल्व है। अगर पर्सन स्किल्ड नहीं है जो उसे ऑपरेट कर रहा है तो वो मे बी उसमें जो है वो फॉल्स रीडिंग दे सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो मरकरी वाला मीटर है, इसलिए तीनों दिखाए गए हैं। देन सेकंड वन इज द मैनुअल जिसके अंदर सुई लगी होती है। देन थर्ड इज द डिजिटल। तो डिजिटल में +-5 का जो है वो एरर होता है। ऑलराइट सर। और सर डिजिटल में भी यानी कौन सी कंपनीज हैं अगर हम परचेज करना चाहें तो जो बेस्ट है, जिनकी एक्यूरेसी हो? टॉप ऑफ द लिस्ट इज द बेसिकली ओमरॉन कंपनी, जिसकी एक्यूरेसी मैंने मतलब अपनी प्रोफेशनल फील्ड में देखी है कि वो सबसे अच्छा एक्यूरेसी देता है। थैंक यू सर। Okay. Thank you so much, Dr. Umair, for such an insightful and impactful session. And your expertise has truly enriched our understanding of pharmacist's role in patient education regarding the medical devices. Thank you very much, sir, for your time and for your expertise. And to all the participants as well, thank you for your enthusiasm and thoughtful engagement. Let's continue learning, growing, and transforming pharmacy practice together. We look forward to hosting more enlightening sessions in future. Thank you very much. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, everyone.